वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है वो 1 ईयर करंट अफेयर्स का सीरीज 2020-21 के संदर्भ में चल रहा है। जो भी जून तक एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर आप लोग ये सीरीज जनवरी से लेकर आप लोगों को जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 तक चलाया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, प्लस उससे बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को सब्जेक्टिव चीज़ें बताई जाएगी। तो आप यूपीएससी दे रहे हो या पीसीएस या वनडे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी फॉर्मेट पर आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, टू द पॉइंट बात की गई है और एग्ज़ाम ओरिएंट बात की गई है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपको ये सभी जगह आप लोगों को उपयोगी हो जाएगा। आज हम लोग लास्ट सेशन तक आप लोगों को या जनवरी से मार्च 2021 तक का सीरीज जो 1 से 30 क्वेश्चन तक हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं जो अभी अभी जुड़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो जाइए, देख लीजिए। सारा वीडियो वहाँ पर आप लोग को अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक 31 से लेकर 40 प्रश्न तक जो क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बाद सीरियल बाय हम लोग चलते जाएंगे। और ये आपको 1 मंथ का सीरीज है, यह आप लोगों को जो अप्रैल लास्ट तक है यह आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा ये टोटल सीरीज़। तो जो भी एग्ज़ाम होंगे आप लोग ज़रूर इसे कवर कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, एग्ज़ाम में उसे आप लोग ले जाके एग्ज़ाम हॉल में उसे गेन कर सके और सही सही उत्तर आप लोग दे सकें। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए स्टूडेंट हैं। साथ ही पुराने स्टूडेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं जहाँ पर मेगा क्विज चलाया जाता है। आपको 10,000 प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। साथ ही www.yuktiais.in पर आप विज़िट कीजिए, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं मेरे बारे में, आप जान सकते हैं कि मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ आप लोग के सामने आया हूँ, मैं अपने साथ क्या एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा हूँ, इसे ज़रूर आप लोग की जाननी चाहिए ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आप लोग उसमें आप इस चीज़ को समझ सके कि आपका जो साथ दे रहा है कोई तो ऑथेंटिक के साथ दे रहा है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और 6 ईयर की आप लोगों को मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और साथ ही साथ मैं 3 टाइम इंटरव्यू फेस किया हूँ। इस आधार पर मैं दोनों आधार पर अध्ययन अध्यापन के आधार पर टू दी पॉइंट बात करता हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंट केवल बात करता हूँ। तो आपको मैं बस इतना बोलूँगा कि 1 से 2 साल आप लोग मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सिलेक्शन उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है जो अपने आप को 100% और अभ्यर्थियों से अलग रखते हैं। 100% आपका हर चीज़ में वो देंगे, पीटी में देंगे, मेंस में देंगे और इंटरव्यू में देंगे, तो जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो इससे 1% भी कम होगा तो आपको एक सीट में अमूमन 150 से 200 स्टूडेंट आप लोगों को अपेयर होते हैं। अमूमन एक सीट की बात मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू आप लोगों को मेंस तक के मैं डाटा देता हूँ, उसमें आप लोगों को एक स्टूडेंट आपको आगे कैरी कर जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए, मजाक बहुत होता है, आप मजाक अलग है। पहले आप अपनी लाइफ बना लीजिए, सेटल कर लीजिए, जॉब एक सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद पूरी लाइफ बड़ी एंजॉयमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप स्टडी को आगे कंटिन्यू कीजिए। साथ में आप लोग को ऑप्शनल पेपर मेरे द्वारा आप लोग को जो मेंस दीजिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन, आपको हिंदी मीडियम में मेरे द्वारा लिया जाएगा, और भी फैकल्टी हमारे पास है इंग्लिश मीडियम के। साथ ही जीएस पेपर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और आईआर, हिस्ट्री में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा लिया जाएगा, और साथ में प्रिंस जायसवाल सर के द्वारा और भी फैकल्टी उनके द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री ली जाएगी। करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन का सीरीज़ है मेरे द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगी, क्योंकि मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे मेंस और आपको यूपीएससी और प्लस पीसीएस, एक सेकेंड, पीसीएस में मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का 10,000 प्रश्नों का ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का, अर्थात अभी तक वो मार्केट में नहीं आया है, अभी तक किसी बुकलेट में नहीं आया है।
इस प्रकार का एक्सपीरियंस मेरे पास है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मैं इसे सबमिट कर चुका हूँ। तो ये एक्सपीरियंस होल्ड करके मैं आप लोगों के सामने इन सब चीज़ों को लेकर आता हूँ कि कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम में वो आपको आ सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग को आगे बढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट युक्ति आई से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। पहले तो गूगल प्ले से आप गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि हम लोग और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। वहां पर ज़रूर आप लोग रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि हम लोग और ऊपर आ सके। अभी हम लोग को 5 स्टार रेटिंग चल रहा है, तो समझ सकते हैं 5 स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो सभी लोग आप लोग इसे ज़रूर जब भी इंस्टॉल करें तो आप इसे रेटिंग ज़रूर कीजिएगा और जेन्युइन रेटिंग कीजिएगा। जो आप महसूस करते हैं वही रेटिंग कीजिएगा। मैं यहाँ किसी बनावटी बात की नहीं कर रहा हूँ। आपको जो यहाँ पर सब्जेक्ट मॉड्यूल दिया जा रहा है, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उसके ऑथेंटिक रिव्यू वहाँ पर कीजिएगा। यहाँ दोस्त और जो मित्र हैं हमारे, सभी लोग के साथ मैं यही बात बोलता हूँ। अगर आप युक्ति आई इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो आप लोग को टेस्ट अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आप यूपीएससी पीसीएस पीटी प्लस मीन्स दोनों का, और वेरिएंट आप लोग को पीसीएस आप लोग को यहाँ मिलेगा। साथ में जो भी ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो उसका सभी एग्ज़ाम आप लोग के यहाँ अवेलेबल होगा। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका पीटी प्लस हिंदी प्लस और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स सभी एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पैकेज खरीदते हैं तो 399 में 2000 टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है किया जाता है। और एसएससी केवल लेते हैं उसका 199 में आपको 500 टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, तो आप ज़रूर इसे ले सकते हैं। 199 में आप लोगों को 500 बैंकिंग का भी अवेलेबल है, तो सभी का आप लोगों को 199 अवेलेबल किया गया है। तो आप अभी ही जुड़िए। साथ ही ये बार कोड को ज़रूर स्कैन कीजिएगा ताकि टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्ट जुड़ जाइए। यहाँ पर मेगा क्विज चलाया जाता है, तो आप लोग मेगा क्विज में भाग ले सकते हैं, तो इसे ज़रूर आप लोग सबमिट कीजिए। और हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी ही कोचिंग बनाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यूपीएससी का सीरीज चल रहा है, तो मैं इसे बार बार आप लोगों को नोटिफाई करता हूँ। जो भी इच्छुक स्टूडेंट है आप लोग ले सकते हैं। अकाउंट टेस्ट है जिसमें आप लोगों को मात्र फी 1500 रुपया लगेगा, और क्विक रिवाइज करना चाहते हैं तो ज़रूर इसे सबमिट कीजिएगा। आप लोग अपने आप कैरी कीजिएगा अपने साथ। चलिए, नेक्स्ट है यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, तो रनिंग फेज में ये है। तो आप लोग जरूर जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है यूपी पीसीएस के, तो वो दे सकते हैं यूपी पीसीएस के। तो यह मात्र 299 में आप लोगों को, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, बैटरी लो हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसे, एक सेकेंड, याद नहीं रहा, होता है कभी कभी हो जाता है ये चीज़ें। चलिए चलिए, तो जो भी स्टूडेंट है इसे आप परचेज कर सकते हैं। केवल 299 में आप लोगों को ये अवेलेबल है, तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। यह दोनों एस्पिरेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है तो ज़रूर इसे परचेज कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपको 67 बीपीएससी का रनिंग चल रहा है, ये भी टेस्ट सीरीज। तो जो भी स्टूडेंट है इच्छुक है, 199 में आप केवल दे सकते हैं 21 टेस्ट, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्टिव टेस्ट हो चुके हैं, फुल टेस्ट हो चुके हैं। जो भी रनिंग फेज में आप जो हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए, तो दोनों एस्पिरेंट इसको ले सकते हैं। चलिए, हम लोग ये लूसेंट बूस्टर जो भी सीरीज चल रहा है, जो भी जीएस आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम जिसमें जीएस का पार्ट हो, जीके का पार्ट हो, तो उसके लिए लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के रूप में प्रेफर किया जाता है। उसी को ध्यान में रखकर टॉपिक वाइज सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ज्योग्राफी का सीरीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज समाप्त हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज समाप्त हो चुका है, जिसमें एशियन, मेडावल और मॉडर्न तीनों पार्ट अलग अलग किए गए हैं, जिसमें लगभग आपको 55 से 60 प्रश्न आपको कवर कराए गए हैं। इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 60 से 60 प्रश्न के आसपास कवर कराए गए। तो शेड्यूल बना हुआ है लूसेंट वाले सीरीज में, आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ सिलेबस अपलोड है, तो आप जरूर देख के आगे बढ़ सकते हैं। इसका मात्र फी रखा गया 199, और ये दोनों एस्पिरेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए है, जिसमें आपको 600 से अधिक प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा टॉपिक वाइज और एक्सप्लेनेशन। आप प्ले लिस्ट पहले जाके देखिए, प्ले लिस्ट जाके देखिए, वहाँ पर वीडियो जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी क्वालिटी क्या है, वीडियो एनालिसिस किस रूप से किया जाता है, और एग्ज़ाम ओरिएंट कितने प्रश्न आप लोग को इससे कैरी होगा, एग्ज़ाम हॉल तक आप लोग कितना कैरी कर सकते हैं, ज़रूर जाके पहले देखिए, उसके बाद इसे परचेज कीजिएगा।
और जो भी बातें की जाती है यहाँ पर डंका की टोक पर की जाती है कि इन्हें डंके के साथ की जाती है कि हाँ ये चीज़ें दी जा रही है, तो इससे ज़रूर आपको प्रश्न क्रिएट, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करे या तो वो तो आपको इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, साथ ही साथ 10,000 से अधिक प्रश्नों का आपको क्रिएशन का उनको एक्सपीरियंस है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है, उन्हीं को यहाँ पर सबमिट किया गया, हम लोग उनको अपने टीम में रखे हुए हैं, तो आप ज़रूर उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, जैसे ही प्रश्न आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रश्न क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके बाद मैं करूँगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड तो आगे बढ़ जाएगा, पेन सेलेक्ट कर लूँ। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक ऐप लॉन्च किया या प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है। यह जनवरी से लेकर मार्च 2021 की बात की जा रही थी करंट का, तो यह उस समय कोविड का काल था, तो ये लॉन्च उस समय बहुत से ऐप आप लोगों के लिए हमारे लिए सरकारें अवेलेबल कराई थी, जो हमें इस दौरान बहुत से चीज़ों से सेवाएं प्रदान की गई थी। उसी में किस सरकार द्वारा यह प्रज्ञान नामक ऐप लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए है बिहार है, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बॉय, आपको ऑप्शन बी होगा यानी झारखंड होगा। झारखंड सरकार के द्वारा प्रज्ञान नामक ऐप लॉन्च किया गया था, बहुत ही बेहतर ऐप था, तो इसे ज़रूर आप लोग सर्च कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। बहुत ही बेहतर ऐप था यह बहुत त्रिस्तरीय रूप से कार्य कर रहा था, एक राज्य सरकार में राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, और एक आप लोगों को स्पेशल बिहार भवन जो दिल्ली में है वहाँ से भी ये कोऑर्डिनेट हो रहा था ऐप, बिहार सरकार का जो ऐप था। तो आप उसका नाम बताइए, और इसको बहुत ही केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस ऐप का, बिहार सरकार के ऐप का प्रशंसा भी किया गया था। तो उस ऐप का आप लोग नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग 31 नंबर प्रश्न का देखते हैं क्या है। तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल किया गया है, जो एग्ज़ाम ओरिएंट बातें की गई है। तो प्रज्ञान जो था वो नामक ऐप ई पास है। ई पास सबसे पहले तो ये वाले बात करेगा, ये क्या है, ई पास है। झारखंड सरकार द्वारा ई पास करने मतलब एक स्थान से दूसरे अंतर्राज्यीय जो हम बाहर जाते थे एक ज़िले में, या तो ज़िले से बाहर बिहार और झारखंड या यूपी, हम किसी भी स्टेट में जा रहे थे, राज्य के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे, उसके लिए ई पास के रूप में इसे उपयोग किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री जो उस समय थे हेमंत सोरेन ने ई पास जारी करने के लिए इस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 में फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जो उस दौरान चल रहा था, उसकी आवश्यक सेवाओं का वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी किया गया था। अर्थात यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ भी ध्यान रखना है कि आवश्यक सेवाओं को जो लोग दे रहे थे उनके लिए यह ई पास जारी किया गया था। झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये सब देखिए, जो गवर्नर है, सीएम है, आप लोगों को ये सब प्रश्न सभी स्टेट का याद होना चाहिए, किस स्टेट का सीएम कौन सा है, गवर्नर कौन है। साथ ही में आप लोगों को उस राज्य का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या जिस स्टेट में विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद का भी सीट आप लोगों को याद रहना चाहिए। इस प्रकार के मिसलिनियस प्रश्न जब आते हैं तो आप से छूटना नहीं चाहिए। तो ये रमेश जो बेस हैं, तो वो 14 जुलाई 2021 से यह झारखंड के राज्यपाल हैं। आज प्रश्न यह पूछा गया, इसलिए मैं इसे अपडेट कर दिया था, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो रमेश बेस 14 जुलाई 2021 से यह पदभार संभाले अपना, नियुक्त किया गया इन्हें। झारखंड का गठन कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 में किया गया था। वर्तमान झारखंड के जिले कितने, 24 है। तो एग्जाम ओरिएंट चीज़ें, ये सब चीज़ें तो उसमें हम लोग को इतना कवर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे VVI कर लीजिएगा, VVI प्रश्न कर लीजिएगा, यह प्रश्न शायद आप लोगों को एग्जाम में मिल जाए। प्रश्न क्या है, क्वारंटाइन नामक जो मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, IIT मद्रास के द्वारा, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बम्बई। इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि एक्टिव मोड में आप लोग चीज़ों को कर सके, क्योंकि एक्टिव मोड में रहिएगा तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें
बाद में रिवाइज करके आप लोगों को भेज सकते हैं। एक्टिव मोड में आंसर दीजिए ताकि एग्ज़ाम हॉल तक इसे कैरी कर सकिएगा। बहुत सी चीज़ें पढ़ा आप लोगों को जब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उस दौरान अतिरिक्त बातें करता हूँ तो उसका भी आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, आईआईटी बम्बे के द्वारा यह किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। आईआईटी बम्बे द्वारा क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप जारी किया गया था। क्वारंटाइन ऐप अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने के लिए किया गया था, जो कोविड-19 महामारी के फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। जिससे अधिकृत एजेंसियां, जो ऑथराइड एजेंसी होती थी, जो एनसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो होते थे, उससे अब मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया जाता था। एक प्लेटफॉर्म दिया गया था जहाँ से ये एजेंसियाँ डाउनलोड कर सकती है और निगरानी कर सकती थी मोबाइल उपभोक्ता। उसके आसपास अगर कोई जाता था, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र में कोई सेटअप लेकर बैठा हुआ है क्वारंटाइन के लिए, और ये गली है, गली से फिर यहाँ पर एक घर है, मान लीजिए ये गली है। तो कोई व्यक्ति अगर इस गली मोहल्ले से गुजर रहा है तो इस व्यक्ति को यहाँ सूचित हो जाता है, इसके आसपास का व्यक्ति जो है उसको मैसेज चला जाता था इस माध्यम से, तो उसे ट्रैक करने में बहुत ही आसानी होती थी। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था यह कॉन्सेप्ट क्वारंटाइन के लिए, तो सभी सरकारें इसे यूज़ किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों को यह याद रखिएगा, यह भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को प्रश्न ये पूछ सकता है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो आप जरूर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, वेंकैया नायडू। हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा जब भी आप लोगों को करेंट जब पढ़ाया जा रहा था उसमें बताया भी गया था, हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा दिल्ली में किस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो भी एक्टिव बच्चे होंगे वो उनको पता होगा कि इस प्रकार का जो करंट था वो क्या बताया गया था, तो जरूर उसका नाम बताइए आप लोग। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन है, भारत के जो एम वेंकैया नायडू हैं, सबसे पहले इनका क्रम बताइए आप लोग। इस पर पिछले बार भी मैंने पूछा था तो कुछ स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया था। तो वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं वो व्यक्ति के तौर पर कितने, पद के तौर पर कितने क्रम के और व्यक्ति के स्तर पर कितने क्रम के हैं, तो दोनों आप लोग बताइए। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, अपेक्षा करता हूँ ये सब याद होगी। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब प्रश्न पूछ जाए तो किसी भी स्तर पर गलत नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली में आईएनए जो दिल्ली हाट है वहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021, इसका नवंबर में भी आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा 2021 नवंबर में। पीआईबी पर आप लोगों को डाटा अपडेट है, जाकर देखिएगा। वहाँ पर आप लोगों को नवंबर 2021 में इससे संबंधित एक और उद्घाटन किया गया था। ये सब चीज़ें आप लोगों को देख लीजिए। वो विभिन्न राज्यों के जो लोग थे, जो पर्सनालिटी रहते हैं, जैसे एम मैरी कॉम है, या तो फिर और भी स्टेट के जो सोसाइटी पर उनका जो किसी प्रकार का प्रभाव रहता है, उनको बुलाकर इसका जनजातीय महोत्सव का मोटिवेशन सेशन चलाया गया था ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। तो नवंबर में, याद रखिएगा नवंबर भी साथ में था। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? देश भर के आदिवासी समुदाय को समृद्ध विविध शिल्प और संस्कृति एक मंच प्रदान करना, ऐसा सरकार करती है। आदि महोत्सव आदि संस्कृति की भावना, शिल्प, भोजन और व्यापार को उत्सव ट्राइफेड, याद रखिएगा ट्राइफेड, यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। ट्राइफेड के बारे में कितनी बार ही मैंने आप लोगों को एनालिसिस में बताया, वीडियो एनालिसिस में, तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। ट्राइफेड को आप लोग जरूर याद करें। इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग, क्योंकि इसमें नहीं भी होगा अभी तक जितनी बार वीडियो है, इसमें 10 से 15 बार इसमें ट्राइफेड के बारे में चर्चा की जा चुकी है, तो आप लोग जरूर इसे बताइए। मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 से आयोजित किया जा रहा है, तो वार्षिक सम्मेलन महोत्सव है, तो ये कब से प्रारंभ किया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। यह कौन सा क्रम है, ये भी आप लोग से पूछ सकता है। तो 2021 का क्रम, 2022 का क्रम आप लोग याद रखिएगा। 21 होगा 4, तो इस बार 5 हुआ हो गया है, तो आप लोग को यह प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है, नेक्स्ट क्या है, देखिए यही है आदि महोत्सव 2021 का बैनर पीआईबी के द्वारा जो जारी किया गया है, इसे जरूर देख लीजिए। आदि महोत्सव सेलिब्रेट ऑन द स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड
कंसिन कॉमर्स जो है फ्रॉम 1 से 15 फरवरी, 1 फरवरी से 15 फरवरी 2021, दिल्ली हाट INA नई दिल्ली। कौन जारी करता है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। यहाँ पर ट्राइब्स का देखिए, ट्राइब्स का यहाँ पर दिया भी है आपको क्या, 1000 से अधिक एस्पिरेंट, 1000 से अधिक स्टोरीज यहाँ दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है इस प्रकार भी, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें आप लोगों को छोड़नी नहीं है। जो भी कम्युनिटी, देखिए ध्यान रखिएगा, युक्ति IAS के यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा आप लोग, प्ले लिस्ट जहाँ है उसके बगल में कम्युनिटी का है, उससे बाद आप लोगों को अबाउट मी से पहले है कम्युनिटी में डेली है अपडेट PIB का, गवर्नमेंट, बहुत से गवर्नमेंट साइट का अपडेट, पिक्चर अपडेट होता है, और 50 से 100 शब्दों में उसके बारे में कुछ लिखा भी रहता है। साथ ही साथ आप लोगों को UNO का बहुत सा आप लोगों को यहाँ अपडेट किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पर है, नेशनल लेवल पर, उसकी भी रिपोर्ट आप लोग कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, जिसमें नीति आयोग, ये सेगमेंट को आप लोग को नहीं छोड़ना है। जो कम्युनिटी की बात की जा रही है, कम्युनिटी वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा, कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइएगा तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को कवर की जाएगी। तो कहाँ है? यूट्यूब के चैनल में जाइएगा, आप लोग को यूट्यूब जहाँ ओपन करते हैं, प्ले लिस्ट के बगल में कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बाद आपको अबाउट जो है उसके कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइएगा। जैसे ही जाइएगा बहुत सी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा, तो उसे ज़रूर देखते रहिएगा, डेली विजिट कीजिएगा, उसे ज़रूर देखते रहिए क्या अपडेट हुआ। वहीं से आप लोग को करेंट, आप मान के चलिए एग्ज़ाम में जाइएगा तो 5 से 10 प्रश्न आपको उसी सेगमेंट से कवर हो जाएगा चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम जो वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम वेटलैंड, तो प्रथम है तो ऐसे ही, फर्स्ट है तो ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसे आप लोग बना लीजिए, VI प्रश्न बना लीजिए। प्रथम है तो प्रथम जैसे ही आता है तो वो विश्व में हो, भारत में हो, राज्य में हो, तो आपको वहाँ से प्रश्न की संभावना बन जाती है। तो ये कहाँ होगा? हैदराबाद है, नई दिल्ली है, नागपुर है, चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर उसका चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई में इसकी जो स्थापित किया गया है, तो चेन्नई में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। भारत का प्रथम जो वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र, जो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र होगा, या पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बताइए इसके अभी मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है आप लोग, और राज्य मंत्री कौन है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी आगे जस्ट इसके बारे में चर्चा होगा ही, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन होंगे। तो इसके स्थापित, इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस। देखिए एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस अवसर पर पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री जो बाबुल सुप्रियो के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये जब प्रश्न पूछेगा तो बाबुल सुप्रियो थे उस समय आपको जलवायु और परिवर्तन राज्य मंत्री, पर वर्तमान में कौन है? अश्विनी कुमार चौबे, 12 जुलाई 2021 से। तो अब पूछेगा तो ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को कि ये वेटलैंड जो संरक्षण केंद्र था, प्रबंधन केंद्र, तो इनकी स्थापना बाबुल सुप्रियो के द्वारा की गई थी। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन समिति जो समर्पित केंद्र है, CWCM, केंद्र विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को और ज्ञान अंतरालों से संबोधित करेगा। अर्थात कहने का मतलब एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में कार्य करेगा, और भारत में आर्द्र भूमियों की क्षमता विकास, आधुनिक अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन देगा, और साथ में क्या होगा? आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन और सही उपयोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को आवेदन सहायता करेगा। अर्थात वेटलैंड्स जो है इससे संबंधित और भी प्रश्न एक है, तो उसमें सारा वेटलैंड से संबंधित चीज़ों को कवर किया गया। यहाँ पर केवल इस संस्था के बारे में बताया गया, तो वेट कीजिए, उन चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है वेटलैंड, कितना वेटलैंड अभी भारत में है। तब तक आप ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितना वेटलैंड भारत में है, वर्तमान भारत में। से प्ले लिस्ट में वीडियो भी बना हुआ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और राज्य मंत्री कौन है? पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? अश्विनी कुमार चौबे। बताइए ये कहाँ के MP हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आप लोग जरूर प्रश्न में बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये 12 जुलाई 2021 से इनकी ये इस पद पर बने हैं। बाबुल सुप्रियो उससे पहले थे।
जब कैबिनेट का विस्तार किया गया था तब तक वो थे बाबुल सुप्रियो। चलिए, ये 35वां नंबर प्रश्न क्या है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, शायद प्रश्न देखने को मिल जाए आप लोग एग्जाम हॉल में, तो इसे जरूर आप लोग कैरी कीजिएगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, शिव खेड़ा, दलाई लामा और हरदीप सिंह पुरी, पीवी सिंधु। तो हरदीप सिंह पुरी कौन अभी है मंत्री, आप लोग पहले तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइए हरदीप सिंह पुरी कौन से विभाग के मंत्री हैं या मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये आप लोग को ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग को, दलाई लामा के द्वारा यह बुक प्रकाशित किया गया, लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते हैं। थोड़ा सा पेन आज मेरे से छूट रहा है। चलिए, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी गई है। तो यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है। उन्होंने मानवीय खुशियों के बढ़ावा देने के लिए ज्ञान उद्धरण के लिए शब्द साझा किए हैं, जबकि पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा, याद रखिएगा कौन? रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है। और पेंगुइन रेमंड्स हाउस के द्वारा, तो पेंगुइन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो 3 प्रश्न आपको इस बुक से मिलेगा देखने को। साथ ही साथ यह कोविड-19 के दौरान प्रकाशित किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पॉजिटिवनेस के साथ ये बुक को लिखा गया है। बहुत से थॉट ऐसे मिलेंगे जो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि किस रूप से शांति कायम करना है। तो इसलिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों को जरूर ये बुक, अगर खाली समय मिले तो इन सब बुकों को जरूर रीड करना चाहिए। जैसे मैं रीड किया हूँ द बुक ऑफ जॉय, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, कैसे आर्ट, आपके पास आर्ट होना चाहिए खुशी के लिए। ये सब बुकों को आप लोग जरूर पढ़िए, ताकि बहुत सी चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा। फ्रीडम ऑफ एक्साइट, हाउ टू यूज योर सेल्फ नामक बुक भी दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। आप लोग को यह प्रश्न पूछ सकता है दलाई लामा के जगह, मान लीजिए इस बुक को नहीं पूछा, द लिटिल बुक को ऑफ इंकरेजमेंट को, तो इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण बुक है, इसको भी पुस्तक को पूछ सकता है। अब दलाई लामा के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए आप लोग। 14वें ये दलाई लामा है, वर्तमान जो दलाई लामा है वो 14वें है, जो 31 मार्च 1959 से भारत में आए हुए हैं। उनका जो क्रम है 14वां दलाई लामा के रूप में है, और ऐसा माना जाता है, मान्यता ऐसी है कि अंतिम दलाई लामा के रूप में, अवतार के रूप में है, तो इसलिए इनका महत्ता बढ़ जाता है। तो इनका जिन्हें जेफल नवांग लोबसंग या ऐसे तेंजिंग ज्ञानसो वत्सान दजिंग रेयांग मास्यो या तेंजिंग ग्यानसांग भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम इनको दिया गया तिब्बती भाषा में। तो ये सब चीज़ें नहीं ध्यान में, बस नाम रखना है कि इनका कुछ और भी नाम रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि दलाई लामा का नाम किस रूप से अलग अलग है, पर इनका मूल नाम क्या है ये जरूर याद रखिएगा। वर्तमान जो 14वें जो दलाई लामा है, 14वें जो दलाई लामा है 4th, उनका ओरिजिनल नाम क्या है? लामोहो थोंडुप। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इनका वर्तमान नाम जो मूल नाम है। जैसे बहुत से हमारे, जैसे सरस्वती जी का मूल नाम कुछ और था, विवेकानंद का नाम कुछ और ही था मूल नाम, तो इसी प्रकार आप इनका भी नाम, मूल नाम कुछ और ही था। जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ। तिब्बत में क्यों यह भारत में आ गए? क्योंकि चीन तिब्बत में अपना आधिपत्य जमाए हुए है, जिसका विरोध दलाई लामा के द्वारा किया जाता है। वह असंवैधानिक रूप से कब्जा जमाए हुए हैं, इसलिए एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तिब्बत की स्थापना करना चाहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में उन्हें 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मान भी दिया गया। तो ये आप लोगों को प्रश्न रखना चाहिए। और ये भारत में शरण कब से लिए हुए? 31 मार्च 1959 से। तो यह सब प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना, टॉपिक कवर होगा, ये सब प्रश्न आपसे कोऑर्डिनेट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां नंबर, क्या है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 किस दिन मनाया जाता है? तो ये कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 21 फरवरी, 31 जनवरी, 11 फरवरी। तो आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसका डेट हमेशा वेरी करते रहता है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एक डेट नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 जनवरी को यह मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन में इतनी चीज़ें दी रहती है जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए इनफ होता है। इससे ज़्यादा अतिरिक्त इस टॉपिक से आप लोगों को नहीं कवर करना, नहीं तो होता है क्या कि मिसगाइड आप लोग हो जाइएगा और जो कैरी करना एग्ज़ाम तक वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो चीज़ें दी गई हैं उतना ही कवर कर लीजिएगा। अगर इसका 50% भी आप लोग कर लेते हैं तो आपका स्कोर बीपीएससी में 110 प्लस ज़रूर होगा। ध्यान रखिएगा, बस कैरी करके एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाना आप लोगों को। तो यह चलिए देखते हैं क्या प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को, तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो जनवरी के अंतिम रविवार कोई भी हो सकता है, जैसे 2020 का था रविवार, आपको 2020 का 26 जनवरी को हुआ था, तो ये 26 जनवरी को हुआ था आपको 2020 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इस जो भी जनवरी का अंतिम रविवार होगा वो कुष्ठ रोग के रूप में मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग जो दिवस है 2021 वो 31 जनवरी को मनाया गया, आयोजित किया गया था। और नोट याद रखना है, विश्व कुष्ठ जो रोग दिवस 2022 है वो 30 जनवरी को मनाया गया है, आयोजित किया गया है। तो ये 2-3 प्रश्न आपको यहीं से कैरी हो जाएगा। आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, 21, 22 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है। तो तीनों का मैंने बता दिया, ये 26 था आपको, 22 था, 30 जनवरी। तो आप लोग ध्यान रखना, बीच वाला आपको 21 जो था 31 जनवरी था। तो अंतर क्या है, किस रूप से देखना है। यह क्या है, वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का इस रूप से कार्य करने के लिए मनाया जाता है। वो इसलिए इस प्रकार का जो भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता इससे संबंधित, बीमारी से संबंधित लोगों में ले जाया जाए, क्योंकि अभी भी इससे संबंधित लोग जो है उचित उपचार तक नहीं पहुंच सके, उनका उचित इलाज नहीं हो सकता हो रहा है। और साथ में व्यक्ति के बीच इससे आप अभी तक दुष्प्रभाव किया जाता है। जो कुष्ठ रोग जिनको हो जाता है उनको अलग ही आइसोलेट कर दिया जाता है। जैसे हम लोग आइसोलेट हुए थे कोरोना में, घर में बंद होते थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव हो, उसी प्रकार इनके साथ भी व्यवहार किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की बीमारियों का जो वैश्विक जागरूकता जरूर फैलाना की जरूरत है। नेक्स्ट है, आप लोग यहाँ से 2 प्रश्न आप लोग में से किसी भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे विश्व कुष्ठ जो दिवस है 2021 का विषय क्या है, बीट लेप्रोसी एंड जो सिग्मिटा एंड एडवोकेट फॉर द मेंटल वेलबींग नाम से आप लोग को विषय 2021 था। पर 2022 का विषय क्या था, ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, अर्थात हम लोग अपने डिग्निटी के लिए यूनाइट हो इस कुष्ठ रोग दिवस के रूप में। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। 2 आप लोग को थीम याद रखना है, इसका डेट कब कब किस वर्ष था ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत कब से हुई, 1954 से शुरुआत हुई है। ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व कुष्ठ रोग जो दिवस था वो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो यह 1954। तो आप लोग बताइए 2022 का जो था, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है 2022 में कौन सा क्रम का था। तो ये भी आप लोग को इस प्रकार से अगर ट्रिकी करना रहेगा क्वेश्चन को एग्जामिनिंग को, तो ट्रिकी कर सकता है कि 2054 का कौन सा क्रम का विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। तो केवल घटा के कर लेना है। यह कौन किए थे, राउल फोलेरो के द्वारा किया गया था, राउल फोलेरो। और ये किनकी उपलब्धि में की गई थी, केवल महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि को देने के रूप में की गई थी, जिन्हें कुष्ठ रोग पीड़ित लोगों को बहुत सहायता किए थे। वो सभी लोग जाने, जो भी भारतीय हैं वो जानते हैं कि महात्मा गांधी किस रूप से इन जो कुष्ठ रोग से जो संक्रमित व्यक्ति थे उसे किस रूप से आप लोगों को सहयोग करते थे। उन्हीं के याद, उनकी श्रद्धांजलि देते हुए जो राउल फेलोरो हैं उनके द्वारा वर्ष 1954 में यह कार्यक्रम अर्थात विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में इसे चलाया गया, और आज हम वैश्विक स्तर पर इसे मनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब कुष्ठ रोग क्या है, यह एक संक्रामक रोग है। तो यह आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, संक्रामक रोग है जो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई के, लेप्रोई भी आपको शॉर्ट नाम दे सकता है, बैक्टीरिया जो आपको इसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग जो होता है लक्षण आमतौर पर औसतन 5 वर्ष के संक्रमण होने के लंबी अवधि के बाद होता है। इसलिए यह कुष्ठ रोग जो है बहुत ही घातक रोग माना जाता है कि इसका जो शुरुआती लक्षण है किसी को पता नहीं होता। नॉर्मल आप लोग हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि आपके शरीर में इस प्रकार का जो थक्का बन रहा है वो किसी न किसी रूप से इन्फेक्शन है, पर ये 5 साल के बाद वृहद रूप से कुष्ठ रोग का आपको के रूप में देखने को मिलता है, जिसका मुख्य रूप क्या हो जाता है, त्वचा, परिधनीय नसों में भी, ऊपरी श्वसन पथ जो श्वसन अंग होते हैं उसमें भी, श्लेष्मा में, आँखों को प्रभावित करता है। तो ये बहुत ही शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है।
इसलिए इसे मनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिए, आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत का प्रथम ऐसा कौन मेट्रो सेवा है या मेट्रो है जो पाराबैंगनी किरणों अल्ट्रावेव जो रे होती है उससे कोच सैनिटाइज किया था कोविड-19 में? तो आप लोग को यह प्रश्न पूछ सकता है C-19 कोविड-19 के दौरान कौन सा मेट्रो था जो अपने पूरे बोगी को अल्ट्रावेव रेंज से सैनिटाइज किया था? वो प्रथम मेट्रो था, तो कौन था? लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो या कोलकाता मेट्रो? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ मेट्रो के द्वारा ऐसा काम किया गया था। और यह न्यूयॉर्क के कॉन्सेप्ट पर लिया गया था, न्यूयॉर्क मेट्रो के द्वारा ऐसा काम किया गया था, तो उनके द्वारा ही यह वहाँ से लिया गया कि इस प्रकार से सैनिटाइज करना है। जो मैनुअल हम लोग सफाई करते हैं उसके अतिरिक्त यह बहुत ही बेहतर तरीके से करता है और 7 से 8 मिनट में पूरे बोगी को यह सैनिटाइज कर देता है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से यह कॉन्सेप्ट है। तो मेट्रो जो था लखनऊ मेट्रो पाराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का प्रथम मेट्रो सेवा बन गया है। लखनऊ मेट्रो राजस्थान के जयपुर के भारतीय फर्म थे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, किस फर्म से यह कॉन्सेप्ट या जो अल्ट्रावायलेट तकनीक को लिया गया वो कौन था? भारतीय फर्म MSFB टेक, याद रखिएगा ये इस टेक का नाम। यूथ सैनिटाइजर उपकरणों की खरीद की थी, सैनिटाइजर यह उपलब्ध कराया था MSFB टेक के द्वारा। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन जो है रेलवे कॉरपोरेशन जिसे UPMRC भी कहा जाता है ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से प्रेरणा लेकर यूवी लेव जो रेंज है, लेव यहाँ हो गया, लैंप हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इरर हो गया थोड़ा सा, जो रेज है यूवी रेज है के साथ ट्रेनों को सैनिटाइज करने की पहल की थी। और यह बहुत ही उत्कृष्ट जिसका प्रयोग हम लोग किस रूप से करते हैं? कोरोना वायरस के महामारी चरम सीमा सिनेमा हॉलों और चिकित्सा उपकरणों को साफ करने में प्रयोग किया गया था। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट जो था तो यह लाया गया था, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। वर्तमान करंट क्या है अपडेट? इसमें उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो आप लोग बताइए किस स्टेट से बिलोंग करती है? सबसे पहले तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी में यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये आनंदीबेन पटेल किस राज्य से संबंधित है? पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, दोबारा ये मुख्यमंत्री बन के आए हैं बहुत वर्षों के बाद, लगातार दूसरी कार्यकाल ये पूरा करेंगे लगभग 3 दशक के बाद। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? यूपी के यहाँ ध्यान रखना सतीश महाना बने हैं विधानसभा अध्यक्ष। उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है, उनका भी चयन जल्द से जल्द होगा। नेक्स्ट विपक्ष के नेता कौन है? जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की होगी वो बनता है, तो अखिलेश सिंह यादव सपा के जो हैं। तो इसमें लोकसभा की सीट कितनी है? यूपी में 80 सीट है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 है। विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। सबसे राज्य भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट यहीं है, लोकसभा सीट भी यहीं है, राज्यसभा सीट भी सब यहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा राज्य है तो राज्यों के अनुसार सीटों का आवंटन होता है, सभी चीज़ें बड़ी होंगी यहाँ पर। अब विधानसभा परिषद कितना है यहाँ पर? 100 सीट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। 100 सीट क्यों होता है? ये विधानसभा का कितनी तिहाई सीट होता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ये 100 सीट क्यों है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने सीट के अनुसार होता है, विधानसभा सीट के अनुसार कितने सीटों पर विधानसभा का गठन किया जाता है। इस बार चुनाव जो हुआ है 2022 का जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें भाजपा 255 सीट लाई है और सपा 111 सीट लाई है। हालांकि भाजपा के सीट 312 जो था लास्ट ईयर 2017 का जो चुनाव हुआ था 312 था, उसमें गिरावट हुआ, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। यूपी का जो सपा सीट था वो बढ़ोतरी हुई है, तो ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रश्न में पूछ सकता है। तो यूपी के जो पीसीएस एग्जाम होगा तो वहाँ ये सब प्रश्न इस रूप से उभर कर आएगा। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोग जो भाजपा है 255 सीट इस बार आया है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को कवर कर लेना है। नेक्स्ट 38वां नंबर प्रश्न क्या है? क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। विश्व वेटलैंड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 28 फरवरी, ऑप्शन 2 फरवरी और 25 फरवरी, 5 मार्च। 28 जनवरी, 2 फरवरी, 25 मार्च और 5 मार्च है, तो कौन सा है? इसका सही उत्तर अभी जस्ट ऊपर भी बताया गया, तो 2 फरवरी को यह प्रश्न है। आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है, इसे कवर आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए क्या है
प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व स्तर पर वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना कि वेटलैंड्स कितना आर्द्र भूमि कितना महत्वपूर्ण है हमारे इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट से, इसलिए इसको संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय विषय क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर। आप लोग को याद रखना है क्या था? वेटलैंड्स WW था, 2W याद रखिएगा, शॉर्ट फ्रेंड WW, तो ये वेटलैंड एंड वाटर था। और जबकि वर्ल्ड वेटलैंड्स 2022 का क्या विषय था? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि के कार्रवाई, अर्थात वेटलैंड एक्शन एंड पीपुल एंड नेचर्स। आप लोग को ये इस बार का विषय था। तो दोनों वर्ष का विषय आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर आप लोग को कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसके 2-4 पार्ट होते हैं, जिसमें वो क्यों महत्वपूर्ण है उससे प्रश्न होगा, क्यों मनाया क्यों महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न होता है, फिर उससे संबंधित विषय क्या है और उसकी उपलब्धि क्या रही, यही सबसे प्रश्न आपको पूछेगा। तो ये 4 पार्ट महत्वपूर्ण होता है, जिसको मैं सारे चीज़ों को कवर कर देता हूँ। तो प्रश्न किसी रूप से नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखिएगा कब कि आप लोगों को दोनों ईयर का आप लोग को थीम याद रखना है। याद है यहाँ साथ में नोट आप लोग को याद क्या रखना है? वर्ष 2021 का वेटलैंड जो कन्वेंशन था वो 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि वर्ष 2021 का जो वो विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया वो कौन से क्रम का था। मैं आपको जस्ट पहले भी बताया कोर्स में कि क्रम आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार के जब क्रम होते हैं 50वीं 100वीं या 25वीं, इस प्रकार 11वीं 21वीं कोई भी डिजिट होता है जो भारत में शुभ माना जाता है, वो सब यूनिट को एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए 50वीं वर्षगांठ है तो प्रथम कब मनाया जा रहा है? वो वर्ष 1997 से मनाया जा रहा है। ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है इसे याद रखिएगा। ईरान के शहर रामसर कन्वेंशन, इस पर वीडियो आप लोगों को पहले से बना, प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है। रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि क्यों महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार है, आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, कब कौन सा इंडिया में शामिल किया, सारे का लिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग विजिट करके जाके रामसर कन्वेंशन जरूर देखिएगा। रामसर साइट, वेटलैंड्स साइट आप लोग जरूर विजिट करके देख सकते हो, वहाँ सारे डायग्राम को कवर किया गया है। 2 फरवरी 1971 को यह आप लोगों को वेटलैंड संरक्षण पर कन्वेंशन बनाया गया, जो कि विश्व में बढ़ते आर्द्र भूमि को चिन्हित करने के लिए संकल्प लिया गया था कि आर्द्र भूमि जो बढ़ रही है उसको चिन्हित करना, उस पर कुछ वर्क करना है। साथ ही इस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट करना जो इसके जो दोहन हो रहा है, औद्योगिक दोहन हो रहा है, प्राकृतिक वास के रूप में दोहन हो रहा है, उसे रोका जा सके। इसलिए 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो ईरान का एक शहर है। तो यह कैस्पियन सागर के तट पर है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्यों क्या है आर्द्र भूमि या वेटलैंड, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। वह ऐसा शहर स्थान होता है या प्लेस होता है जो पौधों और पशुओं के प्रजातियों से घनी विविधता पाई जाती है। यह जैव विविधता से लिए समृद्ध होता है और शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार यह घटता जा रहा है। यह इस रूप से आपको वेटलैंड को परिभाषित किया गया, एक ऐसा भूमि क्षेत्र जो हमेशा या हर मौसम में संतृप्त या जलमग्न होता है। सिंपल सा है, जो जलमग्न जो क्षेत्र है उसको अमूमन वेटलैंड के रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो बताइए आप लोग बिहार में कौन सा वेटलैंड क्षेत्र है, यूपी में कितने वेटलैंड क्षेत्र है, आप लोग बताइए। क्योंकि आप लोग अभी तक जो भी उस वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा ये सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए देखिए, एक्सप्लेनेशन के तौर पर बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है। इससे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखने को मिलता है। वेटलैंड 3 प्रकार का होता है, तटीय वेटलैंड, अंतर्देशीय वेटलैंड, मानव निर्मित वेटलैंड। तो मछली का तालाब, नमक चावल के धान जो होते हैं मानव निर्मित वेटलैंड्स के रूप में वर्गीकृत किए गए। अंतर्देशीय दलदली भूमि, झील, जलयुक्त दलदली वन भूमि, नदियों और बाढ़ का बाढ़ और तालाब जो होता है वो अंतर्देशीय आर्द्र भूमि के रूप में होता है। तटीय वेटलैंड्स के रूप में मैंग्रोव्स जो क्षेत्र होते हैं वो होता है। वेटरीज होता है खारे पानी के दलदली भूमि। लैगून जो भूमि के मुख्य जल नदी है उससे कट के जो इस प्रकार का अलग से गड्ढा रूप में अलग से पानी वहाँ जमा रहता है, इसे भी वेटलैंड्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये सब लेगूर है। इस सब चीज़ों को आप लोग जरूर देखिए।
भारत में अभी तक कितने 49 रामसर साइट है, पर 2021 से लेकर 22 तक जो भी है उसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो कौन सा 2021 में कितने लोगों को शामिल, कितने वेटलैंड्स को शामिल किया गया था? 5 वेटलैंड्स को शामिल किया गया था। अब 2022 में अभी तो आपको मार्च ही चल रहा है, आते आते इसकी संख्या बढ़ जाएगी, पर वर्तमान तक 22 तक है, 49 टोटल है। तो आप लोग सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा 2021 में शामिल किया गया। भिंडावास वन जीव अभ्यारण्य हरियाणा में शामिल किया गया है, हरियाणा से। थोल झील वन जीव अभ्यारण्य गुजरात, आपको 2021 में। वाना आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है गुजरात 2021 में। हैदरपुर वेटलैंड्स आपको यूपी में 2021 में शामिल किया गया। जो खिजडिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात है, 2022 में शामिल किया गया। बखीरा वन अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022, यह पीआईबी से लिया गया है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। सारे वेटलैंड्स का भी मैं पिक्चर भी आप लोग को दिखा दूंगा कौन सा कहाँ है, और इस पर वीडियो भी बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। एक आप लोग नोट आप लोग को यहाँ याद रखना है, भारत में जो अंतर्देशीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक डाटा संग्रह किया गया था, आकलन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय जो भारत में केवल बात की जा रही है, जो सूची है उसमें के अनुसार आर्द्र भूमि जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 4.63%। तो कितना है? 4.63% है। तो आप लोग को डाटा याद करना है। टोटल जो आर्द्र भूमि है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% कवर करता है। और भारत में 19 प्रकार के आर्द्र भूमियों को वर्गीकृत किया गया, जो 3 मेन है उसमें टोटल 19 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि में राज्यवार वितरण, सबसे ज़्यादा गुजरात में शीर्ष स्थान पर है। अनुपात के अनुसार में, प्रतिशत के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है 17.56%, या देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.7% एक लंबी तट रेखा के कारण ऐसा है गुजरात में। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, कितना डाटा है गुजरात में, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। इसके पश्चात आपको आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 3 स्टेट याद रखना है कि आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो 3 स्टेट क्या है? ए, यू और डब्लू याद रखिएगा, या ए, यू आपको बी, ये भी याद रख सकते हैं। ए यू बी 3 स्टेट याद रखिएगा क्रम में। तो इस रूप से आप लोग को देखिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सारे वेटलैंड्स का नाम यहाँ कवर किया गया है। तो आप लोग को देखिए आज़ादी के 75वां महोत्सव है, सारे वेटलैंड के हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2 है, 5वां दूसरा। तो 5वां क्रम आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, क्या वूलर है, और 25वां कौन है, इसी तरह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ 25वां आप लोग ढूंढ लीजिएगा, होकर वेटलैंड्स, ओकरा वेटलैंड्स आप लोग दो। इसी तरह का आप लोगों को ध्यान रखना है, सारे वेटलैंड्स को देख लीजिएगा। यहाँ लिस्ट इधर दिया हुआ है, आप लोग मिला के इसे कवर कर लीजिएगा। बस अभी मैं 2-3 चीज़ें याद करा देता हूँ। जैसे बिहार आप लोग याद रखिएगा, 38 नंबर पर जाइएगा। 38 नंबर पर आप लोगों को कहाँ गया? 38 यह है आपको जो कवरताल जो वेटलैंड्स है, यह आप लोगों को बिहार में एकमात्र है जो बिहार का कवरताल जो आप लोगों को वेटलैंड्स है बिहार के स्टेट के लिए बिहार में। तो यूपी में 2 है। तो इस प्रकार का आपको सारे प्रश्न आपको यहाँ से जितने स्टेट बाय कोडिंग किया हुआ है, इधर लिस्ट बना हुआ है, इसे जरूर कवर कर लीजिएगा और सारे चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए। यूपी में कितने हैं, यूपी में आप ऐसे भी गिन सकते हैं कितने हैं टोटल, तो और कहाँ कहाँ पर है इस भी आप लोगों को कवर कर लेना है। सारी चीज़ों को देख लेना है, जो भी एक्स्ट्रा है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाल में याद रखिए गुजरात लद्दाख का 2 याद रखिएगा, क्योंकि नया स्टेट दोनों केंद्र शासित प्रदेश यूटी बना है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि यूटी में लद्दाख में कितने 2 कौन कौन से हैं। तो 15 और 42 याद रखिएगा, यहाँ पर है। तो लिस्ट में जाके 15 और 42 को देख लीजिएगा। आप लोग अच्छे से इस स्लाइड को कवर कर लीजिएगा, आप लोग सारे प्रश्न आप लोग यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, जैसे ही अपडेट और होगा इसे नया कवर कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं क्या है। 39 प्रश्न क्या है? 39 में आप लोग को ऑप्शन दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। वर्ष 2020 में जो आयोजित भारत जापान एक्ट ईस्ट जो फोरम को जो कौन सी संयुक्त बैठक थी, ये आप लोग को बताना है। यह कौन सी 5वीं थी, 7वीं थी, 8वीं थी, 9वीं थी, कौन से क्रम की बैठक थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5वीं यह बैठक की गई थी। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? आप लोग को भारत जापान जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जब क्वाड भी आप लोग पढ़ते हैं, इसकी चर्चा वहाँ पर जाती है, क्योंकि यह उसके विकल्प के रूप में, इसके विकल्प के रूप में उसे
किया जा रहा है। इससे जब वो मजबूत होगा तो ये भी मजबूत होगा। जो बायलेटरल जो हम लोग का फोरम है, भारत जापान के साथ हम लोग का संबंध है, वो मजबूत होगा। इसलिए एक्ट ईस्ट जो फोरम है, दो जो ये है, इसकी 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुई है। यह भी प्रश्न आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ हुई थी 5वीं बैठक? तो इसकी आयोजित दिल्ली में की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाला के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी के द्वारा किया गया था। सुजुकी सातोशी के द्वारा किया गया था। एक्ट ईस्ट फोरम जो है 5वीं बैठक द्वारा क्या बात की गई थी, किस पर? कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई थी। जल विद्युत सतत विकास, जल संसाधन के दोहन, कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चल रही परियोजनाएं प्रगति की समीक्षा की गई थी। अब यह क्या है? एक्ट फोरम क्या है? एक्ट ईस्ट फोरम क्या है? भारत जापान एक्ट ईस्ट। यह वर्ष 2017 में भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जापान के दृष्टिकोण के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो 2-3 चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। 2017 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आई थी, भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी, उसके ओपन एक बिहाफ में ये कार्य किया जा रहा है। ये प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। आज का लास्ट प्रश्न नोट लिस्ट है। आप लोग को जल्द हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जो भी चीज़ें की जा रही है आप लोग जरूर से कवर कीजिएगा, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ करंट अफेयर्स दिया जा रहा है वो आप लोगों को स्टार प्रश्न दिया जा रहा है जो एग्जाम तक कैरी करेगा। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, समझिए, और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे अच्छे तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो भी ये चीज़ें हैं तो लोगों को कवर करते चलना है। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? टर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है, समुद्री जीव है। यह बहुत ही लंबी दूरी तय करके समुद्री तट पर आता है। तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को बार बार देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्र और जल और शोधन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का कार्य आपको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन ये है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF और NCC के द्वारा नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया। कहाँ जारी किया गया, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। न्यू दिल्ली में। तो यह जारी किया गया न्यू दिल्ली में। मरीन मंत्रालय ने मरीन टर्टल एक्शन प्लान के साथ साथ समुद्री मेगा जीव श्रृंखला का दिशा निर्देश भी जारी किया गया। इसके साथ क्या दिशा निर्देश जारी किया गया, मेमोरेंडम क्या जारी किया गया, ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। समुद्री मेगा जीव श्रृंखला नाम से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन अर्थात कछुआ जो है, कछुआ एक्शन प्लान और समुद्री मेगा फाना जो फाना स्टडिंग दिशा निर्देश समुद्री कछुओं से समुद्र मेगा फाना के संरक्षण प्रतिमान आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जारी किया गया। ये दोनों इस आधार पर जारी किया गया तो जो समुद्री मेरीन क्षेत्र है उस पर संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इससे संबंधित अंतर क्षेत्रीय कार्रवाई किया जा सकेगा, बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसे जारी किया गया। उपयुक्त दोनों दस्तावेज जो हैं सरकार सभी संबंधित हितधारकों, जैसे आप लोग बहुत से NGO का वर्क देखे होंगे जो इस प्रकार का कार्य करता है समुद्री जीवों को बचाने के लिए, उससे संबंधित जुड़कर कार्य करेगा और सभी समुद्री स्तनधारियों को जो सहायक है, चोट है, मृत्यु है, किस प्रकार के जाल में फंस जाते हैं तो उससे बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इन्वायरमेंट के पोर्शन से। तो आप लोगों को याद रखना है नोट में, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन जो मंत्री वर्तमान में कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ये देखिए यही है टर्टल वाला सेक्शन, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, बहुत ही बेहद उम्दा कार आपको यह वक्ता है। तो इनकी बातें कभी फुर्सत मिले ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो आप देखिए यह प्लान कब से कब होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 21 से लेकर 26 तक का प्लान है, ये आपको करंट में भी कराया गया था, तो याद रखिएगा। गाइडलाइन जो ये नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान कब से कब तक का है, 2021 से लेकर
26 तक। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है इस रूप से भी। तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सारे चीज़ को कवर करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से कर सके। और जो मैंने टारगेट आप लोगों को फिक्स किया है 10,000 का, जो अगर हम लोग जल्द से जल्द जितना जल्दी हम लोग पूरा करेंगे तो बहुत ही बेहतर आप लोग को कॉन्सेप्ट लेकर मैं आने वाला हूँ। जब तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं होता है तब तक इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों को धरातल पर नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि रिस्क भी लेना बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता है इन सब चीज़ों में। क्योंकि आप लोग का सपोर्ट जब तक नहीं मुझे मिलेगा, मैं चीज़ों को नहीं समझूंगा कि नहीं मुझे इस रूप से सपोर्ट मिल रहा है, व्यू इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं डेवलप कर सकता जो मैं सोच रहा हूँ, मैं माइंडसेट में है। ऐसा मैं ज़रूर लाऊंगा जो इंडिया में वैसा कॉन्सेप्ट आप लोग एजुकेशन में नहीं आया होगा। बहुत से लोगों से बात चल रही है, तो आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाइए ताकि हम एक नए प्लेटफॉर्म, नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने आएँ और एक एजुकेशन में आप लोगों को नया आप लोगों को एक्सपीरियंस होल्ड हो, ताकि आप लोग का जो तैयारी करने का जो तरीका है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को डायरेक्ट अगर 100 शब्द पढ़ रहे हैं, 100 शब्द में से 98% 99% आप लोगों को एग्ज़ाम तक कैरी हो, वो चीज़ें कैसे क्रिएट होता है, वो क्या है मेथड, उन सब चीज़ों को हम लोग लेकर आएंगे। वो टेक्निक है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। किन्हीं लोगों से बात हुई है, तो तब तक हमें ज़रूर आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, हमें हमारे वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, जो भी चीज़ें हैं करंट का उस पर कन्फ्यूज़न ना रखें, ताकि जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है वो एग्ज़ाम तक बस कैरी कर जाइए आप लोग, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।